लोक नियोजन की समानता। 16 का ए डालो। इसमें लिखो 16 में देखो क्या कहा गया है, लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता का मतलब क्या है कि आप कोई भी सरकारी नौकरी करते हो, किसी भी पद पर रहते हो, तो आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कैसा भेदभाव, जैसे यहाँ पर भी किसकी बात आ गई, आरक्षण वाली बात आ गई कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब इस तरह कि ना तो धर्म के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर। हमारे यहाँ जो आरक्षण मिलता है वो किस आधार पर मिलता है, जाति के आधार पर मिलता है। और वो आरक्षण पॉजिटिविटी के रूप में बनाया गया था, क्योंकि पहले क्या था, जो पहले नीचे कास्ट के लोग थे उनको क्या पढ़ाई का अवसर नहीं दिया जाता था, उनको बराबरी से बैठने नहीं दिया जाता था। इस वजह से इस आरक्षण को लाना पड़ा था, ताकि सब लोगों को क्या मिले, समान अधिकार मिले। तो इसमें क्या है, लोक नियोजन में समानता का मतलब है कि लोक हित में आप कोई भी काम करना चाह रहा है, वो किसी भी कैटेगरी का है, उसको वरीयता दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके नंबर ज्यादा है तो आपको दिया जाए, सबका। इसीलिए देखते हैं कैटेगरी वाइज डिवाइड रहता है, कोई फॉर्म भरते हो सारे कैटेगरी वाइज डिवाइड रहते हैं। एक आपका आरक्षण किस आधार पर मिलता है, जाति के आधार पर, और कहीं कहीं पर आपका लिंग के आधार पर भी आरक्षण मिलता है। जैसे लड़कियां हैं तो उनको आरक्षण ज्यादा मिलेगा, लड़कों को नहीं मिलता। और इसके बाद किस आधार पर मिलता है, एक आपका होता है जन्म स्थान के आधार पर भी आरक्षण मिलता है। उसमें कैसे, जैसे आप देखते हो छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया है, पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ एरिया है जहां पर क्या है, आपकी पढ़ाई भी लोग कम करते हैं, वहां के लोगों को आरक्षण ज्यादा मिलता है। तो सिर्फ 3 चीजों में आरक्षण मिलता है, बाकी क्या होता है, सब जगह क्या है, आपकी समानता ही है। हर जगह आपको समान अधिकार नौकरियों में दिए जाएंगे। ऊंचे पद पर भी सब लोग बैठ सकते हैं, नीचे वाले पद पर भी। यही नहीं होगा कि कोई, कभी आपने सुना कि हिंदू धर्म का लोग है सिर्फ वही अच्छी पोस्ट पर है। हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, और हर वर्ग में आपकी सामान्य जाति निर्धारित होती है। अगर ईसाई भी है तो उसमें भी अगर 2-3 कैटेगरी होती होंगी ईसाई धर्म में, तो उसमें भी डिवाइड किया जाता है, जनरल हो गया, एससी हो गया, ओबीसी हो गया। मुस्लिम में भी है, मुस्लिम में भी क्या होता है, कभी धर्म के अनुसार नहीं, उनकी भी कैटेगरी डिवाइड होती है। जनरल मुस्लिम अलग होते हैं, उनमें जैसे कुछ पठान लगा रहे हैं, कोई कुछ लगा रहे हैं, हमें उनके बारे में नहीं पता इतना कौन जनरल में आते हैं। लेकिन उनका भी अगर आरक्षण मिलता है तो किस आधार पर, जाति के आधार पर मिलता है, ना कि धर्म के आधार पर। तो उसमें यही लिखा गया है कि धर्म है, लिंग है, जाति है, और आपका जन्म स्थान, आप किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। बस कुछ चीजों में भेदभाव है, जहां का एरिया, जैसे जन्म स्थान ने बताया मैंने, पूर्वोत्तर साइड, और आपका छत्तीसगढ़ में जहां जनजातियां ज्यादा रहती हैं, तो उधर का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा वाला। ठीक है, तो इसमें सिर्फ अनुच्छेद 16 के तहत इसी की बात कही गई है कि आप किसी भी नौकरी के पद पर रहना चाहते हो तो आपको समान अधिकार सबको दिए जाएंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक, इसी को लिख लीजिए। लिखिए, लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अब लिखिए 16 का 2। इसमें लिखिए, सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा लिखिए अब, निवास विषयक कानून, अनुच्छेद 16 का 3। निवास विषयक कानून, निवास विषयक कानून संसद बना सकती है।
संसद बना सकती है। ठीक है, तो 16 में हमें समझ में है, 16 में क्या है, सिर्फ नौकरियों में आपके कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लोक नियोजन में आपको हर चीज में समानता दी जाएगी। इसके बाद लिखा है निवास विषयक कानून संसद बना सकती है, मतलब आपका निवास स्थान जैसे जैसे मैंने बताया असम है, आपका पूर्वोत्तर साइड के एरिया है, तो उसमें कानून बनाने का, विशेष कानून बनाने का प्रावधान किसके पास है, संसद के पास है, उधर की स्थिति को देखते हुए। ठीक है, तो निवास विषयक कानून कौन बना सकता है, संसद बना सकते हैं। अब डाल लीजिए अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता को ही क्या बोलते हैं, छुआछूत का अंत हो गया था, मतलब आपके इसकी बात कही गई है संविधान में कि जितना भी अस्पृश्यता, छुआछूत का मतलब है कि पहले क्या था, अभी भी ऐसा ही है कुछ एरिया में, पहले क्या था, लोग क्या करते थे, जाति के हिसाब से करते थे, जैसे मैं कल भी बता रही थी कि अगर नीची कास्ट के लोग हैं तो उनको जमीन में बैठा दिया जाता था, या अगर वो पानी भरने गए हैं तो नल धुल देते थे। ये अगर हो सकती है तो उसमें इसको कोई वो नहीं होगा कि आप इसको, इस अधिकार को लेके चलो कि इसमें लिखा है छुआछूत का अंत और आप ऐसा कर रहे हो। मतलब अगर कोई बीमारी ऐसी आपकी फैली हुई है जिस छुआछूत की वजह से दूसरों में फैल सकती है, उस समय आपका छुआछूत लागू है, आप नहीं छुओगे। बाकी किसी भी तरीके से आप छुआछूत को मान नहीं सकते हो, सब में क्या होगी, समानता होनी चाहिए, ये बात कही गई है। तो अब तो क्या है कि अब तो ऐसा छुआछूत का अंत अब काफी हद तक समाप्त हो गया है। आप बड़े शहरों में देखोगे, जाके दिल्ली है, कलकत्ता, कहीं भी जाके, वहां पर कोई ये सब नहीं मानता है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं किसी के पास, सब लोग अपने अपने काम पे बिजी। मानते कहाँ पर है, अभी भी गाँव में लोग मानते हैं, गांव में मतलब इतना ज्यादा मानते हैं कि हमें समझ में नहीं आता, वो जो नीचे कास्ट वाले उनको भी कोई बुरा नहीं लगता है, उनको भी पता है कि हमारे साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, अगर मुझे लग रहा है शहरों में ऐसा करने लगे तो फिर दूसरे दिन से कोई घर नहीं आएगा। मतलब हमने खुद भी देखा अपने घर में कि जैसे होता है गाना बजाना, सब बुलाती ना औरतों को, तो अगर उसमें बुलाया गया तो क्या करेंगे, जितने लोग गाना बजाना कर रहे हैं तो वो एक साथ बैठे हैं, अगर वो एकदम नीचे कास्ट की है तो उसको अलग से बोरी बिछा दी जाती है, वो उतनी दूर से सुन रही है। और एक चीज तो हमने खुद भी देखी थी कि मतलब जैसे पैर वैर छूते हैं ना लोग, बड़ों के, बुजुर्गों के, तो हाँ, तो मतलब हमारी दादी को क्या हुआ, एक बार ऐसे कोई पैर छूने आए तो उसने ऐसे जमीन में पैर छुए दूर से, और दादी ने हमारी आशीर्वाद दी, तो मैं सोच रही थी कि मतलब पैर तो छुए नहीं है, तो ये क्या था, ये एक तरह से छुआछूत वाला अंत तो नहीं समझा जाएगा, भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ, कि आप, वो आपका सम्मान कर रही है, पैर छू रहे, पैर भी छुलाना है उन्हें, लेकिन मतलब फील कर लेना कि हाँ उसने पैर छुए, आप दूर से पैर छू लो, खुश रहो, आशीर्वाद दे दिया, हो गया। उनको भी बुरा नहीं लगता था कि हमको दूर बैठा दिया जा रहा है, हमको समाज से अलग बैठा रहे हैं, क्योंकि इसलिए बुरा नहीं लगा क्योंकि वो शुरू से उनके साथ वैसा ही होता आ रहा था। अब धीरे धीरे क्या हो गया है, इसी वजह से देखते हो धीरे धीरे हर कैटेगरी को हर चीज में वरीयता दी जा रही है, आप भी आगे आओ, और जितने लोग पढ़ पढ़ के आगे आ रहे हैं बराबर में बैठते हैं। कोई कह सकता है कि अगर मान लीजिए कोई आईएएस भी है और वो अगर जमादार भी है, वो भी आईएएस बन जाएगा, तो उसके सामने सर झुकाते हैं लोग कि नहीं झुकाते, रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, करना ही चाहिए। एक तरह से ये है कि इंसान भगवान के यहाँ से सब एक जैसे बन के आते हैं, जातियां कौन बनाता है, यही आकर बनती है नीचे। तो अब भगवान भी सबके लिए ऐसा भी करते थे पहले कि जैसे मंदिर धुल देते थे, अब ये बताओ वो भगवान जब नहीं छुआछूत मान रहे हैं तो आप कैसे मान रहे हैं, उनके लिए तो सब बराबर है। तो वही चीज कही, इसी चीज को खत्म करने के लिए इन अधिकारों में लाया गया कि आप अस्पृश्यता का अंत हो, मतलब कि छुआछूत का अंत होना चाहिए, और अंत अब काफी हद तक हो गया, पहले तो नहीं हुआ था, बस थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो गांव के एरिया में ही बचा है, और उससे कोई किसी को नुकसान नहीं है, जिनको, जिनके साथ हो रहा है वो भी खुश हैं और जो कर रहे हैं वो भी खुश हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
तो लेकिन शहरों में ऐसा नहीं हो रहा है, सारे कैटेगरी के लोग, सब लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के यहाँ आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, सब कुछ होता है। तो यही चीज कहेगी कि सबको एक समान तरीके से रहना है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी हिसाब से, ठीक। तो इसमें लिख लीजिए, बस इतना ही लिख लीजिए, छुआछूत का अंत। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा अनुच्छेद 18। क्या ये किसी अनुच्छेद में नहीं लिखा? वो तो मैंने एग्जांपल दे दी क्योंकि इस समय बीमारी आई ही हुई थी तत्काल में, इस वजह से। लिखो इसमें अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है? उपाधियों का अंत। अब इसको समझते हैं, उपाधियों का अंत मतलब क्या है। उपाधियों का मतलब है, जैसे हम देते किसी को क्या दी जाती, कोई उपाधि दी गई। जिस समय आपका देश आजाद हो तो उसके समय देखते थे आपके किसको सर नाइटहुड की उपाधि किसको दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को। राष्ट्रपिता हैं। आपके जो बाहर लोग गए थे, विदेशों में भी काफी सारे लोगों को उपाधियां मिली थी, अंग्रेजों के द्वारा उपाधियां दी गई थी। तो ये कहा गया था कि मौलिक अधिकार, मूल अधिकार में लिखा है कि आप किसी भी उपाधि को धारण नहीं कर सकते हो। उपाधियों का क्या कर दिया गया उस समय? अंत कर दिया गया। मतलब अगर रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं तो उनके नाम में रविन्द्रनाथ टैगोर ही लिखा रहेगा, नाइटहुड लगा के वो नहीं लिख सकते हैं, ऐसा कह दिया गया। तो कोई भी आपको उपाधि मिल रही है, आप उस उपाधि को धारण नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे कि अपने सरनेम के आगे लगा लो। सिर्फ आपको, जैसे मान लीजिए कोई अभी भी कोई उपाधियां मिलती है, किसी को भारत रत्न मिला मान लो, तो अब वो ये नहीं लिख सकता है भारत रत्न मिलेगा, और लेकिन वो अपने नाम के आगे या पीछे कहीं ये कोष्टक में नहीं लिख सकता भारत रत्न प्राप्त। इससे क्या, इसे उपाधि को अंत क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें क्या होता था, मतलब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के सामने क्या दिया, कंपेयरिंग हो जाती थी। अगर हम नाइटहुड लगा लेंगे तो नाइटहुड लगाने से, मान लीजिए नाइटहुड नेता लगा लिया, किसी ने नेता की उपाधि दी, किसी ने सर की उपाधि दी, अगर हमने उस उपाधि को लगाकर हम चल रहे हैं तो एक व्यक्ति के सामने, वाले के सामने हम अपने आप को क्या बता रहे हैं, श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो उस श्रेष्ठता को हटाने के लिए, मतलब हम क्या करें, समानता का भाव आना चाहिए। और अगर हमने उस उपाधि को लगा लिया तो हम अपने आप को क्या बता रहे हैं, उससे श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो इस वजह से हटाया गया था कि कोई किसी के सामने श्रेष्ठता नहीं दिखाएगा अपनी, सब एक दूसरे के सामने क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इस वजह से उपाधियों का अंत कर दिया गया था। सिर्फ आप जो आप उपाधियां जैसे आपकी मिलती हैं, भारत रत्न मिला, पद्म पुरस्कार मिला, ये सारे पुरस्कार मिलते हैं सबको। तो जितने भी पुरस्कार हैं, आप पुरस्कार ले सकते हो, उन उपाधियों को ले सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, सिर्फ रख सकते हो, बाकी सरनेम के आगे नहीं लगा सकते हो। और अगर आप विदेशों में भी गए हो, भारत के बाहर किसी देश में गए, वहां पर आप देखो मोदी जी को कितनी सारी उपाधियां दी गई हैं, जहां भी जाते हैं हर देश में उपाधि दी जाती है। तो ऐसा तो नहीं कि हर, मतलब मोदी जी अपने नाम के आगे उपाधियों लगाते चले जाते हो। उपाधियां लेनी है लेकिन उनको लगाना नहीं है, ये है इसका अर्थ उपाधियों का अंत का। अभी कौन, मोरारजी देसाई जी वो पाकिस्तान गए थे, वहां उनको उपाधि मिली थी निशाने पाकिस्तानी। आप अगर किसी दूसरे देश की उपाधि ले रहे हो तो आपको राष्ट्रपति जी से अनुमति लेनी पड़ेगी, तब आप वो उपाधि ले सकते हो। और वो उपाधि लेने के बाद आप उसको कहीं भी लगा नहीं सकते हो, ये कहा गया, ठीक है। दूसरी चीज, आप सिर्फ उपाधियां किसकी ले सकते हो, जैसे आप होता है शैक्षिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर है आपका, जैसे मान लीजिए कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, आप देखते हो लगा रहता है कि नहीं, किसी ने पीएचडी की है तो डॉक्टर लगा के आगे नाम लिखा रहता है। आप शिक्षा की उपाधि ले सकते हो। शिक्षा के साथ साथ आपके सेना में जितनी भर्तियां होती हैं, सेना में कोई आपका लेफ्टिनेंट कर्नल है, कितनी सारे उसमें मेडल मिलते हैं, आप मेडल लगा सकते हो। आप अपना मतलब ये लगा सकते हो आपको कौन कौन से पद प्राप्त हुए, उसकी उपाधि लगा सकते हो। शिक्षा के स्तर में क्योंकि उससे क्या प्रतीक होगा, उससे ये होगा कि हमने इस स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है। डॉक्टर लगाने से आपकी ये श्रेष्ठता दिखेगी कि आप इतनी शिक्षा प्राप्त करके इस उपाधि तक पहुंचे हो, हाल ये नहीं कि आपको दी गई है किसी के द्वारा, ऐसा वाला। तो इसमें हम उपाधियों का अंत मतलब सारी प्रकार की उपाधियां समाप्त कर दी जाएंगी। सिर्फ कौन सी उपाधि रह सकती है, आपकी शिक्षा से आपने जो ग्रहण की है, आप सेना में किसी पद पर हो, वो आपकी कोई उपाधि मिली हुई है, या आप किसी खेल में हो,
खेल के तहत कोई उपाधि दी गई है, जैसे नीरज चोपड़ा को कोई उपाधि दी जाएगी। हाँ हाँ, तो अब गोल्डन बॉय उनको नीरज चोपड़ा को मान लीजिए, तो वो क्या है, वो एक उपाधि उनको उनकी योग्यता के आधार पर दी गई, इस वजह से उसको लगा सकते हैं कि उनकी योग्यता को देख के दूसरे लोग क्या हो सके, प्रेरित हो सके। इस वजह से शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी उपाधियां मिलेंगी आप उन उपाधियों को लगा सकते हो सिर्फ, बस बाकी और कोई भी उपाधियां आपको मिलती हैं किसी देश के द्वारा मिलती हैं तो उस उपाधि को आप नहीं ले सकते। ठीक, तो ये बात किसमें कही गई, अनुच्छेद 18 के तहत। अब लिखो इसमें, हाँ हाँ, वो लगा सकते हैं, आपको उसमें मिलते हैं ना, पद मिलते हैं। हाँ, वही वही मैंने बोला ना कि आपके सेना के क्षेत्र में जितने जितने भी एयरफोर्स है, जल मतलब नौसेना वाले, वायुसेना वाले, किसी भी उसमें उसमें तो हर समय मिलते ही रहते हैं, तो उन उपाधियों को आप लगा सकते हो। वो उपाधियां क्यों आपको मिलती हैं, आपकी योग्यता के अनुसार मिलती, आप अच्छा काम किए हो तो मिली हुई है उपाधि। ठीक है, लिखो इसमें 18 का 1 डालो। इसमें लिखो उपाधियों का अंत, कोष्टक में उसके आगे लिखना किस किस की उपाधियों का अंत किया जा रहा है, उपाधियों का अंत, फिर कोष्टक में राज्य कॉमा सेना, राज्य कॉमा सेना कॉमा शिक्षा के अलावा, राज्य कॉमा सेना कॉमा शिक्षा के अलावा किसी भी क्षेत्र में कोई भी उपाधि, कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अब डाल लीजिए 18 का 2। प्रदान करना मतलब किसी को देना भी, आप किसी को उपाधि नहीं दे सकते, ये मतलब देना ग्रहण करना दोनों चीजें ही आएंगी उसमें, आप प्रदान ही नहीं करोगे तो वो ग्रहण कैसे करेगा, ऐसा वाला है कि मतलब आप किसी भी तरीके का वो नहीं हो सकता, इसमें दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो लिखो, बाकी अपने मन से मत कुछ भी लिख लो। लिखो आगे, भारत के अलावा, भारत का कोई नागरिक, भारत का कोई नागरिक 18 के 2 में लिखना है, भारत का कोई नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, भारत का कोई नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि, कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। इसका लिखो 18 का 3। कोई विदेशी नागरिक, कोई विदेशी नागरिक कोई विदेशी नागरिक भारत सरकार की अनुमति के बिना, अनुमति के बिना भारत में कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, हो गया।
ठीक है, वही मैंने बताया सबसे पहले क्या, शिक्षा, राज्य और सेना को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में किसी भी कोई अगर उपाधि प्रदान की जाती है, वो कोई भी उपाधियां प्रदान नहीं की जाएंगी। जैसे पहले किसी को भी उपाधि दे दी जाती थी, अच्छा काम करने पर इसको ये उपाधि दे दी गई, इसने ये किया उसको ये उपाधि दे दी गई, तो यहाँ अब कोई किसी को नहीं देगा। और दूसरा क्या लिखा हुआ है कि आपका भारत राष्ट्रपति की अनुमति के बिना भारत का कोई भी नागरिक कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे मैंने बताया कि भारत के बाहर अगर विदेश में कोई उपाधि मिल रही है तो उसके लिए पहले क्या चाहिए होगा, हमें भारत के राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होगी, तब उस उपाधि को हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे में क्या लिखा गया है कि भारत में अगर कोई विदेशी नागरिक आता है तो उस विदेशी नागरिक को भी अगर कोई उपाधि हम दे रहे हैं तो भी हमें भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा 12 से लेकर 18 तक पढ़ लिया। 12 में क्या था, हमारा राज्य की परिभाषा है। 13 में क्या है, आपका अल्पीकरण, मतलब आपके जितने भी मूल अधिकार हैं उनका हनन नहीं होगा, कोई भी विधि ऐसी नहीं बनाई जाएगी। 14 में क्या कहा गया है, आपका क्या कहा गया, कानून में समानता होनी चाहिए। 15 में क्या कहा गया है, आपका धर्म, लिंग, जाति, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी क्षेत्र में। 16 में क्या कहा गया है आपका, हाँ, लोक नियोजन में समानता, मतलब कि आपकी नौकरियों में भी समानता रहेगी। इसके बाद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत नहीं होगा। और 18 में क्या कहा गया है, उपाधियों का अंत, किसी भी प्रकार से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, सब लोग कैसे रहेंगे, एक समान रहेंगे। देखा जाए तो 14 से 18 तक सिर्फ किसकी बात कही गई है, समानता की बात कही गई है, कि मतलब कितने कितने प्रकार से आप समान रहोगे, हर चीज में, किसी भी चीज में आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब हम लोग डाल लेते हैं अनुच्छेद 19 से 22 तक, क्या है आपकी स्वतंत्रता का अधिकार। अभी ये हम किसकी बात कर रहे थे, समानता की बात कर रहे थे, कि प्रत्येक नागरिक को किस किस प्रकार से समानता कहां कहां पर मिली हुई। डाल लीजिए अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब समझते हो कि जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे समानता, हमारे साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। अब इसमें है स्वतंत्रता का मतलब है कि हमें कितने प्रकार से स्वतंत्रता मिली हुई है, किस किस क्षेत्र में हम किस प्रकार से स्वतंत्र हैं आज। तो स्वतंत्रता का मतलब है, जैसे अब देखते हो हम यहाँ पर बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो ये भी हमें अधिकार मिला हुआ है, तब हम यहाँ पर आज खड़े हैं, आप लोग पढ़ रहे हो और आपको ये अधिकार मिला है इस वजह से। बोलने का अधिकार आपको मिला है। कहीं पर भी आप देखते हो, कहीं जाते हो, आपको अच्छा लगा, उस राज्य में रहना अच्छा लगा, तो आप वहीं प्लाट खरीदते हो, वहीं घर बनवाते हो, तो इसका भी आपको निवास स्थान बनाने का भी क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। दूसरी चीज आपको ये भी एक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। तीसरा आपका क्या है, मान लीजिए कहीं आप बाहर गए घूमने, आप वहां व्यापार करने लगे, घर आपका यहाँ, तो आपको दूसरी जगह व्यापार करने की भी क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई। कहीं पर भी आप, जैसे आप देखते हो जुलूस निकालते हैं लोग, धरना करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, करवाते हैं कि नहीं करवाते, तो वो क्या है, वो आपके अधिकार हैं। आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप अपनी बात को रख सकते हो, अगर सरकार की कोई बात आपको पसंद नहीं आती है तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हो। मीडिया में देखते हो आपके पत्रकार हैं, आपसे पूछते रहते हैं आपको ये यहाँ का माहौल कैसा लगा, तो आप अपनी बात रखते हो कि नहीं रखते हो। तो ये बात इसलिए रखवाई जाती है ताकि आपकी बात को, जनसंख्या की सारी बातों को सरकार समझ सके और ये समझ सके कि आखिर जनता क्या चाहती है। इस वजह से आपको बोलने का अधिकार दिया गया। अब बोलने का अधिकार में भी एक लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि आप जाके सीधे राष्ट्रपति से बोलने लगो, एक प्रोसेस होगा हर चीज का, आपकी बात को धीरे धीरे वहां तक पहुंचाया जाएगा। तो आपको स्वतंत्रता में क्या दिया गया है, बोलने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ साथ आप कहीं पर भी अपना निवास स्थान बना सकते हो, ये भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। आप कहीं पर भी व्यापार कर सकते हो, जैसे मान लीजिए जब यहाँ पर है कोई भी दुकान खोल लेगा, कोई कुछ मान लीजिए बिजनेस कोई कर रहा है, तो इस सब के क्या दिए गए, आपको ये स्वतंत्रताएं दी गई हैं कि आप ऐसा अपने जीवन यापन के लिए कोई भी व्यापार कहीं पर भी कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको
जैसे जुलूस निकालना है, इसका भी अधिकार है। लेकिन कुछ अधिकार आपके, मैंने बताए थे, मूल अधिकार आपके कब समाप्त हो जाते हैं? जब आपकी स्वतंत्रता के अधिकार ज्यादा समाप्त होते हैं, जब आपका क्या होता है, आपातकाल लगा होता है। आपातकाल की कंडीशन में आपके इन स्वतंत्रता के अधिकारों को कुछ को क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है, मतलब निलंबित कर दिया जाता है। क्योंकि जैसे इसमें दिया है, बोलने का अधिकार है, कहीं पर भी घूमने का अधिकार है। आप कहीं पर भी घूमने जाते हो, आपको ये अधिकार प्राप्त है कि आप स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हो। तो अब इसमें क्या है, यही चीज कही गई है कि आपको जब आपका आपातकाल लगा होगा, उस समय आपके कुछ मूल अधिकारों को क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए। ठीक है, तो अब इसमें हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, अनुच्छेद 19 का 1। पहले 19 ही लिख लो, अच्छा कर, डिटेल में लिखा दी, एक ना लिखो। इसमें लिखो, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब डालो 19 का ए डाल लो, या एक डाल लो, या काखा का डाल लो, कुछ। इसमें लिखो, बोलने और अव्यक्त करने की स्वतंत्रता। 19 के ए में क्या लिखा हुआ है, बोलने और अव्यक्त करने की स्वतंत्रता। 19 के बी में बिना हथियार पूर्वक जुलूस निकालने की स्वतंत्रता। बिना हथियार पूर्वक जुलूस निकालने की स्वतंत्रता। सी में लिखो, संघ या संगठन। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। डी में लिखो, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर आवागमन की स्वतंत्रता। पूरे भारत क्षेत्र में कहीं पर भी निवास स्थान
निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता। इसके बाद लिखिए एफ में, संपत्ति का अधिकार आपका था उसको हटा दिया गया है, एफ में था पहले। 19 का जी लिखिए, व्यापार करने की स्वतंत्रता। व्यापार करने की स्वतंत्रता हो गया। इसमें आपके 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात कही गई है, ठीक है। इसमें यहाँ पर जहां लिखा ना संपत्ति का अधिकार, उसके आगे कोष्टक में लिख लीजिए समाप्त। रटना डालना कि 19 के एफ में है आपका। ठीक है, इसको अभी इतना ही लिख लेते हैं, इसके बाद इसके बारे में कल मैं डिटेल समझाऊंगी, इसके बारे में हर उसके क्या क्या है इसमें, ठीक है। 20, 21, 22 जो भी